गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट द एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ दैट करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस है, उस पे एक पॉइंट है P, उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इसके बारे में आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। सो किस प्रकार से हम इसे करेंगे, लेट अस सी। तो मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of rotation, on the axis of rotation of current carrying circular coil, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है हमारी, उसके पास एक पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है, इसके बारे में आज हम आप सब लोग सामने डिस्कस करेंगे। तो किस प्रकार से, लेट्स अस टेक, हमारे पास एक कॉइल है, लेट अस टेक दिस इज अ कॉइल गोइंग टू है, हमारे पास ये कॉइल है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर को हम बोलेंगे O। हमारे पास एक पॉइंट है, वी आर गोइंग टू हैव अ पॉइंट P, और ये पॉइंट P जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, या फिर एक्सिस ऑफ कॉइल, उसके अलाइन हो रहा है। जो पॉइंट P है और ये पॉइंट P और पॉइंट O एक दूसरे से अलाइंड हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं। नाउ जो रेडियस है, रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस हमने लिया है A, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस जो हमारा वो भी A है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव 2 पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। वी आर गोइंग टू हैव 2 पॉइंट A and C, A and C, we are going to have the 2 points। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं A and C, we are going to have these 2 points। Now यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, let us take that distance, ये डिस्टेंस यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास होगा, उसे हम कहेंगे X, इसे हम X से नोट करेंगे। Now जो हमारा पॉइंट है A और C, यहाँ पर स्मॉल लाइन एलिमेंट DL इधर भी है और स्मॉल लाइन एलिमेंट DL इधर भी है। इसके अंदर करंट पास हो रहा है, देयर इज करंट गोइंग टू पास विद इन द कॉइल। इस कॉइल के अंदर हमारा करंट पास हो रहा है। इस पॉइंट से लेते हुए यहाँ से यहाँ हम एक पॉइंट डिस्टेंस निकालते हैं A से P तक, ये हमारा डिस्टेंस R के बराबर है। नाउ सिमिलरली यहाँ से जो हम डिस्टेंस ले रही हैं कुछ इस प्रकार से, जो पॉइंट P यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना देते हैं, पॉइंट P यहाँ पर जो बन रहा है वो भी हमारा डिस्टेंस R के बराबर है। यहाँ तक समझ आया? नाउ इसके बाद अब हम यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ये जो पॉइंट है इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे dB, और यहां से इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे dB डैश बोलेंगे। नाउ यहां पे जो हमारा एंगल बन रहा है, हम यहां देख पा रहे हैं,
थीटा इक्वल्स टू 90. Similarly, here we have theta equals to 90 डिग्री. यहाँ पर हमारा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस वैल्यू, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑब्टेन होती है, द वैल्यू गोइंग टू बी ऑब्टेन, आर की वैल्यू, हाँ, इन पाइथागोरस थ्योरम हम पहले ही निकाल लेते हैं ताकि मैं बाद में इन्हें निकालने के लिए प्रॉब्लम ना आए. जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOP, हमारे पास एक ट्रायंगल है AOP, और कैसा ट्रायंगल है? विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास. इस ट्रायंगल के अंदर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो R है, जो AP है, AP का स्क्वायर, जो AP का स्क्वायर है, AP जो हाइपोटेन्यूज फॉर इट इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर. इसके बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है. नाउ जो R है हमारे पास वो R स्क्वायर के बराबर है, और AO जो है हमारे पास वो A स्क्वायर के बराबर है, और जो हमारे पास OP है वो हमारे पास x स्क्वायर के बराबर है. नाउ जो R स्क्वायर है हमारे पास, अगर हम उसका स्क्वायर हटा दें और उस तरफ पावर लगा दें तो x ओके, पहले a था ना, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, ये वैल्यू में R की वैल्यू निकल के आती है. सिमिलरली अगर हम सिमिलरली बात करें इसमें भी, तो हम इन ट्रायंगल COP कैसा, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल. नोट डाउन फर्स्ट. तो इसमें भी हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो है हमारा CP का होल स्क्वायर, और CP का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास OC का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर. जो CP है उसकी वैल्यू भी हमने R स्क्वायर के बराबर ही ली है, और OC की वैल्यू जो हमारे पास, OC हमारा रेडियस है, दैट इज A स्क्वायर, और OP की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर के बराबर है. तो R की वैल्यू हमारे पास हो जाती है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर. अंडर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर वैल्यू मिलती है दोनों कंडीशंस के अंदर. तो R की वैल्यू हमारे पास जो आई वो निकल के आती है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इधर के लिए भी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ये बात हमें क्वेश्चन में काम आएगी. नाउ अब जो स्मॉल एरिया एलिमेंट DL की मदद से इधर और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है उसे हम मेजर कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इट. तो इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व कर लेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट. वी आर गोइंग टू रिजॉल्व मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स कंपोनेंट एंड देन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. हम उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, which magnetic field is going to be contribute toward the magnetic field, on which magnetic field is going to be cancel out. कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है जो कैंसिल आउट हो रहा है, और कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो फर्स्ट नोट डाउन. अब देखिए,
अब हमने यहाँ पे किया, तो इसके लिए हम आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा नोटिफाई करेंगे अब इसे। तो हमारे पास जो यहाँ पे रहता है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इधर है कुछ इस तरीके से, वी हैव फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है, एंड सेकंड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास था dv, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है dv डैश। ये dv और ये dv डैश, ये दो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हैं। नाउ थोड़ा सा मैं इसे यहां से रीच कर दूं इसे समझने के लिए। ये दो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास निकल करके आए। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अब हम इनके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दीज मैग्नेटिक फील्ड इनटू देयर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड जो हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे वो dv है। तो इसके लिए हम यहां से परपेंडिकुलर एक्सिस इधर और एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये हमारे पास है। इधर की साइड हम लेंगे, हाँ एंगल तो मिलता है नहीं, यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल हमारा फाई होगा, ये एंगल हमारा फाई होगा, और ये एंगल फाई और ये एंगल फाई के बराबर हमारे एंगल्स होंगे। और ये सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। ऑल दीज एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं E, और इसको बोल देंगे F। ये E मैग्नेटिक फील्ड नहीं, केवल पॉइंट दिखा रहा है। तो यहां पर जो हमारा dv का मैग्नेटिक फील्ड था जो ऊपर है, उसे हम बोलेंगे dv cos phi। dv cos phi के बराबर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास निकल करके आएगा। और वहीं तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये साइन कंपोनेंट की वजह से लगेगा हमारा, हमने साइन कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में लेंगे इसे, तो ये हमारा हो जाएगा dv sin phi। dv sin phi के बराबर होगा। हम केवल dv के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इधर और ये निकलता हुआ रिजल्टेंट वेक्टर, हमें अभी इसको देखना भी नहीं है। जो हमारा df की जगह थोड़ा सा से हम इधर थोड़ा सा अभी से देखेंगे भी नहीं, केवल हमारे पास अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dv है। तो dv मैग्नेटिक फील्ड की हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो dv cos phi और dv sin phi के बराबर हमें मिला। इसके बाद अब हम वो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, इस f को थोड़ा सा हम यहाँ, ये हमारे पास है dv डैश और ये पॉइंट हमारे पास है f। पॉइंट हमारे पास f है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसे कंपोनेंट रिजॉल्व किया, तो कॉस कंपोनेंट हमारा इधर यूं आया। वी हैव द कॉस कंपोनेंट लाइक दैट। हमारे पास कॉस कंपोनेंट इधर आया, एंड इसका और साइन कंपोनेंट हमारा इधर की तरफ आएगा। तो अब हम लिखते हैं इसे, तो ये हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वो dv डैश cos phi, dv डैश cos phi, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया dv डैश sin phi। dv डैश sin phi के बराबर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हमारा इधर में देखने को मिलता है। नोट इट डाउन। नाउ अभी एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या सीखा इसमें। हमारे पास ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल थी,
इसके एक्सिस से होता हुआ हमारे पास एक पॉइंट था, दैट पॉइंट इज पी, वी आर गोइंग टू बी है। हमने 2 पॉइंट लिए कॉइल के, जो कि ए और सी थे। इन ए और सी के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी एंड डी डैश रेस्पेक्टिवली था, और स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने डीएल दोनों पे देखा। जो ए पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस था वो आर था, और हमने सॉल्व किया था तो वैल्यू हमारे पास निकली थी आर की अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। वहीं सीपी जो थी उसकी वैल्यू सेम ही निकली थी, दोनों कंडीशन में वैल्यू जो थी सेम ही थी। अब जो ए था वो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा था डीवी, और हमने डीवी को रखा और डीवी को उसके कंपोनेंट में डीवी कॉस फाई एंड डीवी साइन फाई में रिजॉल्व कर लिया। वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट डीवी कॉस फाई एंड डीवी साइन फाई। डीवी कॉस फाई और डीवी साइन फाई में उसे हमने रिजॉल्व कर लिया। फिर हमने डीवी डैश कंपोनेंट लिया, डीवी डैश जो एफ हमें दिखा रहा है, एफ हमसे थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये एफ पॉइंट है जो किसे दिखा रहा है, और ये हमारा ई पॉइंट है, इट्स अ पॉइंट वी आर टू ई। ई और एफ इन दोनों पॉइंट ने मिलकर के हमें यहाँ पे इसे दिखाया। तो इसे जब हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किया, डीवी डैश कॉस फाई एंड डीवी डैश साइन फाई के बराबर वैल्यू हमारी निकल करके आई। नाउ ऑन रिजॉल्व करने पर हमने इसे डीवी साइन फाई और डीवी कॉस फाई में रिजॉल्व किया। अब हम देख पाएंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच आर द पॉइंट दैट आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट। वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से फील्ड। तो हमने देखे कंपोनेंट रिजॉल्व करने के कारण हमने ये देखा, एक कंपोनेंट था कॉस कंपोनेंट, हियर that component is cos component of dv dash and that component is cos component of, वो dv का cos component है, dv dash का cos component है, और दोनों के दोनों dv cos phi and dv dash phi जो होते हैं कैसे हैं हम देख पा रहे हैं, both are equal, sorry both are opposite। इक्वल हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारी इस कंडीशन में ये इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, करंट भी सेम है, और यहाँ से हर चीज सेम है, इसलिए सेम ही रहेंगे। तो इस कंडीशन में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट इट। सिंपल वे में कहें तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इसके अंदर। नाउ कैंसिल होने के बाद अब हम दूसरी कंपोनेंट देख रहे हैं, साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट जो है डीवी साइन फाई और डीवी डैश साइन फाई दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो ये ही जो हैं हमारे कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो साइन कंपोनेंट के द्वारा बनेगा। तो हम इस बात को भी कह सकते हैं हम अपनी कंडीशन में जो लेंगे हमारे इस तरीके से लेंगे कि डीवी, हाँ ऑन, ये हम कह सकते हैं, हम कहेंगे तो ऑन रिजॉल्विंग तो ऑन रिजॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड into its component, उसी कंपोनेंट रिजॉल्व करने पर क्या हमने देखा, हमने पाया cos
फाई कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल एंड अपोजिट। हमारी केस में हम ऐसा लेंगे कि जो हमारा dB इक्वल्स टू dB डैश, दोनों सेम रहेंगे, वैल्यू सेम रहेगी हमारी इस कंडीशन में। तो cos फाई कंपोनेंट जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। cos फाई कंपोनेंट इज गोइंग टू बी इक्वल एंड अपोजिट एंड हेंस कैंसिल ईच अदर। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, इज ओनली ड्यू टू साइन फाई कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो साइन कंपोनेंट है उसके द्वारा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा हमारे इस पॉइंट पर। जो हमारा इस पॉइंट है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो केवल साइन फाई कंपोनेंट के द्वारा ही प्रोड्यूस हो रहा है। इस बात से हमें इस बात की इंफॉर्मेशन मिली। नाउ अब हम इसे करना शुरू करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे इसे? तो सबसे पहले हम बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से जो हमने वैल्यू निकाली थी उसे एक बार देख लेते हैं। बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिली थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dV जो dl के बराबर होता है। dV जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, एंड dB जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये सारी बातें हमने देखी थी। और साथ ही साथ dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन फाई। साइन फाई या साइन थीटा के बराबर होता है स्क्वायर। ये सारी बातें हमने जानी थी। तो अब हम इसे आगे देखेंगे। तो हमने अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, जो dB है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है IDL R स्क्वायर। अभी साइन को हम थोड़ा सा 2 मिनट बाद लेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर इतना समझते हुए चलते हैं। फर्स्ट नोट इट डाउन। या हम रख लेते हैं कोई, जब हमने बोल दिया है तो साइन, और हम यहाँ पर साइन थीटा रखेंगे अभी के लिए। साइन थीटा हमारे पास है। साइन थीटा हमारे पास है। इस कंडीशन में, जो ये हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए, वी वांट टू जनरेट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए थीटा की? तो वो वैल्यू होनी चाहिए थीटा की, थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो जब हम dB की जगह और हाँ प्रोपोर्शन के बनाने के लिए कांस्टेंट k लगाते हैं, उसकी वैल्यू ऐसा सिस्टम μ/4 पाई के बराबर होती है। वेयर म्यू इज अ परमिएबिलिटी, म्यू इज अ परमिएबिलिटी से हम आगे पढ़ेंगे। परमिएबिलिटी में तो उसे कितना परमिट कर सकता है, कितना पास हो रहा है उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक पास हो रही हैं। नाउ IDL R स्क्वायर साइन थीटा, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। इसके बाद जो R है उसकी वैल्यू हमें पता है
√a² प्लस x² के बराबर r की वैल्यू हमारे पास है। तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, dB इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई I dl a² प्लस x² 1/2 इंटू 2, 1/2 हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट को, और साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो dB की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, वैल्यू ऑफ dB इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई I dl r² साइन थीटा, इसके बराबर हमें dB की वैल्यू निकल करके आती है। नोट इट डाउन। अब मैक्सिमम वैल्यू पाने के लिए हमें थीटा की जगह 90 पुट करना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू पुट 90 इन प्लेस ऑफ थीटा, जिससे हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होगी। और अगर हम थीटा की वैल्यू 90 के बराबर पुट कर दें, if we put value of theta become equals to 90 डिग्री, तो what's the value we are going to have, क्या वैल्यू हमारे पास बनेगी, dB इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई I dl। ओके, हमने यहां से यहां पुट किया, ये आया a² प्लस x² साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, व्हाट वैल्यू वी गेट, dB इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई I dl a² प्लस x² के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। इट जब वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंड स्मॉल एलिमेंट के द्वारा इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास निकल के आती है। अब इसके आगे हम यहां देखेंगे। जैसा हमने देखा, जो साइन थीटा कंपोनेंट है उसी की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। जैसा हमने आपको बता दिया, cos फाई का कोई भी रोल नहीं है, केवल साइन फाई के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, so we have total magnetic field at point P, total magnetic field at point P, total magnetic field at point P, point P पर total magnetic field कितना लगेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P की वैल्यू हम निकालेंगे, तो अब वो कैसे निकलेगी, इसके लिए हमारे पास जो B है, टोटल B, वो बराबर होगी dB एंड साइन फाई प्लस, कोई भी नहीं, केवल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइन फाई, cos फाई कंपोनेंट का कोई रोल यहां पर नहीं है। नाउ अब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो B की वैल्यू हमारे पास आती है इंटीग्रेशन, और B की वैल्यू हमारे पास थी म्यू अपॉन 4 पाई
आई डॉट डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाइव के बराबर वैल्यू निकल करके आती है। नाउ यहां से हम देखेंगे कि ये साइन फाइव की वैल्यू को हम किस प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास साइन फाइव है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसी एक ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल को लेकर के ही यहां पर ही सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो किस प्रकार से करेंगे? हमारे पास यहां पर एक ट्रायंगल है, वी आर गोइंग टू से अपर ट्रायंगल वी आर गोइंग टू टेक एओपी। इन ट्रायंगल एओपी हमारे पास एक ट्रायंगल एओपी है, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एओपी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम साइन फाइव का रिलेशन लें। साइन फाइव का रिलेशन लेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो हम जैसे जानते हैं साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहां पर साइन फाइव की वैल्यू हमारे पास आएगी एओ, यहां से एओ एंड इधर एओ अपॉन एपी, एओ अपॉन एपी। तो एओ है हमारा वो बराबर है हमारा आर ए के, और एओ जो है वो बराबर है आर के। नाउ अभी हमने आर की वैल्यू निकाली थी, वी आर गोइंग टू पिक वैल्यू ऑफ आर, और जिसकी वैल्यू थी साइन फाइव इक्वल्स टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हमारे पास वैल्यू थी इसकी। नाउ अब हम साइन फाइव की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू पुट दैट वैल्यू इन प्लेस ऑफ साइन फाइव। साइन फाइव की जगह अब हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन फाइव, साइन फाइव की वैल्यू हम पुट करेंगे। क्लियर नहीं आ रहा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन फाइव, अब हम पुट करेंगे वैल्यू। तो v की वैल्यू हमारी पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन फाइव, साइन फाइव की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? मतलब v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और साइन फाइव की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डॉट ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। नाउ इस इंटीग्रेशन को हम देख रहे हैं, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेट केवल हमारा इस वैल्यू का होगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस गोइंग टू बी टेक प्लेस ओनली, केवल इसका इंटीग्रेशन होगा, और बाकी सारी वैल्यूज को हम अगर चाहें तो बाहर भी पिक आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, तो P की वैल्यू आ जाएगी म्यू अपॉन 4 पाई, आई को बाहर ले लिया, ए को भी बाहर ले सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में लेते हैं, ऐसे कुछ यूं, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टी एल, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? ये हमारी जो कॉइल है उसका पूरा एरिया होगा। तो वी हैव 2 पाई ए, 2 पाई ए के बराबर हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2 पाई ए के बराबर, क्योंकि यहां पर इसका रेडियस ए और पूरा सर्कमफ्रेंस जो है इसका, पूरा सर्कमफ्रेंस जो है, हाँ हम सर्कमफ्रेंस निकालने नहीं, सर्कमफ्रेंस जो है इसकी 2 पाई ए के बराबर
होगी, दैट इज इक्वल्स टू सी। ये हमारे पास सी के बराबर वैल्यू निकल करके आई। तो बी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है म्यू अपॉन 4 पाई आई ए, नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 2 पाई ए। ये वैल्यू निकल करके आती है। अगर हमारी कॉइल में हमारी ये कॉइल है तो इसमें n number of turns हैं। If n number of turns are going to present in a coil, then if n number of turns present in the coil में n number of turns present हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा? तो ये वैल्यू जाएगी v इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 2 पाई एन। ये क्यों रहा? एन का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया है। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। हम इसे यहाँ ये जो वैल्यू है इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं ये आर है हमारा, जो ये है हमारा आर की वैल्यू है, इट इज वैल्यू ऑफ आर वी आर गोइंग टू बी हैव। जो ये वैल्यू है हमारी आर के बराबर है, तो हम जैसे देख सकते हैं 1 अपॉन आर डॉट 1 अपॉन अंडर रूट आर ऐसे लिख दें, या फिर 1 अपॉन आर डॉट 1 अपॉन आर 1 अपॉन 2 लिख दें। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई में है, तो 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर आएगा। और जब इसे करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन आर 3/2। और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड 3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके आएगी। तो हम इसे रख लेते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाती है वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई 2 आई एन ए स्क्वायर, और यहां हम 2 पाई एंड ये वैल्यू बनती है हमारी। एंड इसको कंबाइन करके हमने लिखा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 के बराबर वैल्यू हमारी निकलती है। इससे हम थोड़ा सा रोटेशन फॉर्म में लिखें या थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखें, इसी को थोड़ा सा म्यू अपॉन 4 पाई 2 को इधर लें, एन को भी बाहर निकालें, अभी करंट की जरूरत नहीं है हमारे पास। यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ओ पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर एंड यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3y/2। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है b के लिए। ये हमारे पास जो पाई ए है, अगर अभी हम इसे देखें तो इसमें हमें क्या क्या कर सकते हैं। हम इसमें जरा ये देखेंगे कि अगर हमारा a जो है बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू x, फर्स्ट कंडीशन लेंगे एज मच ग्रेटर देन x,
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, x नेग्लेक्टेड, x को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है, a इज मच ग्रेटर देन x, तो इसीलिए x कैन बी नेग्लेक्टेड, x कैन बी नेग्लेक्टेड, x को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट x। जब हमने x को नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या वैल्यू बनी हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास आती है म्यू अपॉन 4 पाई 2ni पाई a स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर इंटू 3y2, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पर म्यू अपॉन 4 पाई 2ni पाई a स्क्वायर अपॉन a क्यूब, ये वैल्यू निकल के आई। अब यहां से देख रहे हैं एक a स्क्वायर से a क्यूब कटा a टाइम, साथ ही साथ अगर हम और काटना चाहें तो पाई से पाई को काट सकते हैं, 2 से 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या बचती है, म्यू एन आई अपॉन 2a, म्यू एन आई अपॉन 2a के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, म्यू एन आई 2a के बराबर निकल के वैल्यू हमारे पास आती है, कुछ नहीं क्या, आई ए से कट के, हाँ म्यू एन आई 2a के बराबर वैल्यू निकल के आती है। ये हमारी कंडीशन कब की है, जब हमारा a बहुत ज्यादा बड़ा हो, जो हमारा ये a है a बहुत ज्यादा बड़ा हो एज कंपेयर टू x, जो x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो बहुत कम हो और हमारे सर्कुलर कॉइल का रेडियस बहुत बड़ा हो, ऐसी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। नोट इट डाउन। नाउ इन नेक्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन बनती है हमारी, अब हम कंडीशन 2 लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक कंडीशन 2। कंडीशन सेकंड में अब हम क्या करेंगे, कि जो हमारा x है, एक हमारा डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये जो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है, OP जो है बहुत ज्यादा है रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल से, सर्कुलर कॉइल जो उससे बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में a कैन बी नेग्लेक्टेड, ऐसी कंडीशन में हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे, वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट a को नेग्लेक्ट किया जा सकता है ऐसी कंडीशन में। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू हमारे पास बन जाती है म्यू अपॉन 4 पाई, उधर क्या थी 2ni पाई a स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर इंटू 3y, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, b इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई 2 पाई एन ए इसको हमने पाई को इधर लिख दिया, x क्यूब के बराबर वैल्यू निकल के आती है। यहां पर हम इसे थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं पाई ए स्क्वायर होता है एरिया के अलावा, पाई ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एरिया, ये एरिया के बराबर होता है। नाउ जो ये एरिया के बराबर वैल्यू है हमारी, हमने यहाँ पर इसे और इसे लेकर के a लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, म्यू अपॉन 4 पाई 2i n a अपॉन x क्यूब, 2i n a अपॉन x क्यूब के बराबर वैल्यू हमारी निकल के आती है। जो हमारा i n a है उसे हम एक लेटर से करते हैं
एम, और इसे होता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसे इस वैल्यू को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। दैट वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। इस वैल्यू को मैग्नेटिक मोमेंट भी कहा जाता है, पूरी वैल्यू को। तो इस पूरी वैल्यू की जगह एट द प्लेस ऑफ होल दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू टेक एम। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या जाती है, म्यू अपॉन 4 पाई 2 एम एक्स क्यूब के फॉर्म में हमें वैल्यू आती है। हमारी वैल्यू कुछ इस फॉर्म में हमें निकल के आती है जब हमारा x बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू a। जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट a है, m जो है, उसकी SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट जो रहती है वो एम्पेयर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। एम्पेयर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन जो होते हैं ए एल स्क्वायर के बराबर रहेंगे करंट, और एल स्क्वायर ए हम कुछ भी हाँ के बराबर हमारे पास डायमेंशन निकल के आते हैं। नाउ कंडीशन 3, अब हम कंडीशन 3 लेंगे। कंडीशन 3 के अंदर अगर हमारा x जो है वो a के बराबर हो, x और a आपस में इक्वल हो, बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू थी उसे हम जब देखेंगे इस कंडीशन में कि b जो है, वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई ए एंड a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3y2, ये वैल्यू हमारे पास है। और यहां पर 2 पाई एन ए भी है, 2 पाई एन ए भी हमारे पास है। तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर म्यू अपॉन 4 पाई और यहां आई अपॉन ए स्क्वायर, 2 को बाहर सामने ले लिया, एन पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3y2, और ये जो ऐड हुआ वो 3/2 के बराबर, जो ये ऐड होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। म्यू अपॉन 4 पाई, तो सही से लिख दें 2 पाई आई एन ए, 2 पाई आई एन ए का होल स्क्वायर अपॉन यहां 2 ए स्क्वायर अपॉन 3/2, इसके बराबर हमारे पास पेन निकल के आएगी। नोट इट डाउन। And if you want to solve it further, you are also free to solve it by own. Note it down. तो इसे कैसे कर सकते हैं हम, तो ये हमारे पास हो सकता है v इक्वल्स टू सॉल्व करके म्यू अपॉन 4 पाई पहले हम यहां से पाई कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम वहां सॉल्व ही कर लेते हैं उसे।
तो क्या बचा यहाँ पर INA² 2.2 3 की पावर 2 यहाँ पावर 1 है और यहाँ A 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हियर हमारे पास क्या बचेगा INA² म्यू भी है म्यू अपॉन जब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 1 और 2 3/2 इन दोनों को जो ऐड करेंगे 2 की पावर 5/2 हमें ये वैल्यू निकल के आएगी 2 की पावर 5/2 और AQ म्यू A² एक दूसरे को काट देंगे तो हमारे पास V की वैल्यू जो निकलेगी म्यू आई म्यू एन आई अपॉन 2 की पावर 5/2 A। ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू निकल करके आएगी हमारी व्हेन A और ये दोनों वैल्यू जब आपस में इक्वल होंगी तो हमारे पास ये वैल्यू B की निकल करके आएगी। नोट इट डाउन। एंड पोलरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाउ टू डिफाइन पोलरिटी ऑफ मैग्नेटिक पोलरिटी मतलब नॉर्थ है या साउथ है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कॉइल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी पोलरिटी क्या होगी इसको भी तो पता करना होगा। तो इसके लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्लॉक फेस रूल की मदद से वी आर गोइंग टू डिटरमाइन what we are going to determine? We are going to determine direction of magnetic field। इसके लिए हमारे पास एक कॉइल है we are going to have that कॉइल। ये हमारे पास एक कॉइल है इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। हमने यहाँ पर इसमें करंट फ्लो कराया हम यहाँ देख रहे हैं जो घड़ी होती है वो चलती है इस तरीके से दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन और हमारा ये जो करंट जा रहा है इसके अंदर आई करंट जा रहा है वो हमें क्लियरली दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा पोलरिटी होगी पोलरिटी ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड वो कौन सी होगी पोलरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी नॉर्थ पोलरिटी। हमें यहाँ पर नॉर्थ पोलरिटी नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पोलर जो है हमें दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं इफ द करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज then polarity of coil और then ऐसे कहते हैं then coil has north polarity। ऐसी कंडीशन में coil के पास north polarity होगी then the coil going to have north polarity। जो हमारी coil होगी उसके पास जो polarity निकल के आएगी the coil going to have north polarity with it। कॉइल हमारा नॉर्थ पोलर दिखाएगा। वहीं अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो इफ द करंट इज गोइंग टू बी मूव क्लॉकवाइज तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम करंट को रोटेट कराएंगे एंड नोटिफाई करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू नोटिफाई हमारा ये करंट है वी आर गोइंग टू हैव दैट करंट इस तरीके से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा करंट मूव कर रहा है।
अब करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो अब हम इसे यहाँ से यूं, कहीं से यहाँ से यूं, हमने एक साइड से यूं पकड़ा और दूसरी साइड से हमने इसे यूं पकड़ा। अब देखिए इधर से यूं और इधर से यूं, अब इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया, तो ये हमारे पास दिखाई देता है साउथ। तो मीन टू से अगर हमारा करंट जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है सर्किट के अंदर, तो वो पोल जो होगा वो साउथ पोलरिटी दिखाएगा, कॉइल जो होगी हमारी साउथ पोलरिटी दिखाएगी। तो इसी में लिख देते हैं, नाउ वी हैव टू राइट इट, इफ द करंट फ्लो in the conductor clockwise, then coil has south polarity, coil के पास south polarity होगी, then the coil going to have south polarity, हमारी कॉइल जो होगी उसके पास जो होगी पोलरिटी वो साउथ पोलरिटी होगी। नोट डाउन। तो नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देयर। हमने अभी तक क्या क्या समझा? हमने अभी तक जाना मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसकी एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है, जो कि एक्सिस पर नहीं, एक्सिस पर रखे हुए पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है, हमने ये जानने की कोशिश की आज। एक्सिस पर रखे हुए पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है ये जानने की आज हमने कोशिश की। तो इस कोशिश के अंदर हमने क्या देखा, इस कोशिश में हमने ये जाना कि हमारे पास एक पॉइंट था P, जो कि एक कॉइल थी हमारी जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, उस पॉइंट से P पॉइंट पर रखा हुआ था। हमने जो कॉइल का रेडियस लिया वो A लिया और उसका डिस्टेंस X लिया, और उस कॉइल के पास दो पॉइंट लिए A और B। इसके पास लेंथ एलिमेंट DL है और C के पास लेंथ एलिमेंट DL है। इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो DB है और इसके पास C के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो DB डैश है। नाउ ये जो है परपेंडिकुलर है। हमने फिर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से ये पता किया R की वैल्यू जो √a² + r² के बराबर है। हमने पॉइंट P पर उसके बाद पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व किया। वी हैव टू रिजॉल्व मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स कंपोनेंट। हमने dB को रिजॉल्व किया इस कंपोनेंट्स, दैट इज dB cos phi एंड dB sin phi। उसके बाद हमने dB डैश को रिजॉल्व किया, वी हैव टू रिजॉल्व dB डैश, और dB डैश को रिजॉल्व करने पर हमें मिला dB cos phi एंड dB sin phi। इन दोनों को रिजॉल्व करने के बाद ये हमारे एंगल्स हैं, ये सारे एंगल इक्वल हैं आपस में। इस वक्त हमें ध्यान रखिएगा। हमने क्या पाया, हमने पाया dB cos phi कंपोनेंट एंड dB डैश cos phi कंपोनेंट बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों ही कंपोनेंट जो हैं वो इक्वल हैं और आपस में अपोजिट हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल्ड करते हैं। दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर। और जो केवल dB sin phi कंपोनेंट है, dB sin phi कंपोनेंट इज ओनली कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने सॉल्यूशन किए। सॉल्यूशन करने के बाद में बायोट-सावर्ट लॉ का यूज किया। बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके V = μ/4π IDL r² sin थीटा के बराबर वैल्यू निकाली। अब sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा कब मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होती है। तो हमने sin थीटा की वैल्यू 90 के बराबर रखी और हमारे पास वैल्यू मिली μ/IDL। और कंपोनेंट हमने पहले बोल दिया था cos कंपोनेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओनली sin कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद हमने साइन कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था हमारा छोटा मैग्नेटिक फील्ड था, एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा, dB sin phi से हमें इंटीग्रेट करना पड़ा।
नाउ जो हमारे पास बी था, डी जो था उसकी वैल्यू थी म्यू अपॉन 4 पाई आईडीएल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई के बराबर हमारी वैल्यू थी। नाउ हमने साइन फाई की वैल्यू निकाली, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू हमें यहां से मिली थी ए स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये वैल्यू हमें निकल के आई थी। हमने ये देखा यहाँ पर सारी वैल्यू हमारी कांस्टेंट थी, केवल डीएल जो था उसे हम इंटीग्रेट कर सकते थे। वी आर ओनली एबल टू इंटीग्रेट डीएल, तो इसीलिए हमने इसको इन सब वैल्यू को बाहर निकाल दिया और डीएल का इंटीग्रेशन किया। डीएल का इंटीग्रेशन हमें मिला 2 पाई ए, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस सर्कल है पूरा। अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो, हमारी कॉइल जो है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो n का मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया और ये सारी वैल्यू करके हमने एक साथ इकट्ठा रख दी। और इकट्ठा रखने पर हमें b की वैल्यू मिली म्यू अपन 4 पाई 2 पाई आई एन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 के बराबर वैल्यू ऑब्टेन हमें होती है। अब हमने कंडीशंस ली। कंडीशन नंबर 1 में हमने क्या देखा, कंडीशन नंबर 1 में हमें किया कि अगर ए जो है बहुत बड़ा है, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज मच बिगर, तो ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स, तो ऐसी कंडीशन में हम एक्स को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। और एक्स को जब हमने नेग्लेक्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई म्यू एन आई 2a के बराबर वैल्यू निकली, म्यू एन आई 2a के बराबर वैल्यू निकल के आई। नेक्स्ट कंडीशन में हमने माना कि अगर हमारा जो x है, डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, इफ आवर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज, तो डिस्टेंस है हमारा वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द कॉइल, तो ऐसी कंडीशन में हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया तो b की वैल्यू में म्यू अपॉन 4 पाई 2 एन आई पाई ए स्क्वायर एक्स 3/2 कट गया और वैल्यू में मिलती है b इक्वल टू म्यू 4 पाई 2 पाई आई एन ए स्क्वायर की क्यूब। हम ये जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला पाई ए स्क्वायर होता है, तो पाई और ए स्क्वायर को हटा करके ए लिख दिया और यहाँ पर फॉर्मूला बना b इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई 2 आई एन ए के बराबर। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में किया है, ए वैल्यू मिली और ये वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है आई एन ए के बराबर। अगर एक टर्न है, अगर सिंपली एक टर्न है तो आई ए हो जाएगी वैल्यू, और एन नंबर टर्न्स हैं तो आई एन ए हो जाएगी। जितनी नंबर टर्न्स होंगे उतनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो हमने इसकी जगह वैल्यू रखी एम की और ये हमारे पास वैल्यू मिली मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रेडियस के कंपेरिजन में। जो हमारा डायमेंशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, डायमेंशन ए एल के बराबर होता है। एंड थर्ड कंडीशन में देखी थी जब x और a की वैल्यू बराबर हो, व्हेन द वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ a बोथ इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 एंड जब हमने ये दोनों को इक्वल रखा और सॉल्व किया, काटा हमने, तो b की वैल्यू में म्यू एन आई 2/2a के बराबर ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन। इसके बाद हमने पोलरिटी पता करने की कोशिश की कि व्हाट विल बी द पोलरिटी। पोलरिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी, पोलरिटी ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। आइदर करंट इज क्लॉकवाइज और आइदर करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए हम क्लॉक फेज रूल का यूज करेंगे। अगर हमारे कॉइल के जिस फेज को हम देख रहे हैं उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, द करंट फ्लोइंग विद इन अ कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी जो पोलरिटी होगी वो नॉर्थ पोलरिटी होगी। द करंट फ्लोइंग विद इन अ कंडक्टर इज एंटी क्लॉकवाइज, तो पोलरिटी ऑफ द कॉइल इज गोइंग टू बी नॉर्थ पोलरिटी। वहीं अगर हमारे कॉइल के फेज के अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ आएगी और क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी पोलरिटी साउथ होगी। हमारी जो भी कॉइल होती हैं उनके दो पोल्स होते हैं, हम जानते हैं। तो अगर एक में करंट जो है फ्लो कर रहा है एंटी, एक में क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो एक में एंटी करेगा, क्योंकि दो पोल एग्जिस्ट करते हैं। तो एंटी तो ये वाला नॉर्थ और क्लॉक तो ये वाला पोल साउथ पोल हो जाएगा। इस तरीके से हम पोलरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। नोट इट डाउन।